हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KL स्टडी फ्रेंड्स। सीटेट 4 फरवरी आपका पेपर फर्स्ट हो चुका है और इस सेशन में हम देखने वाले हैं आपके EVS में क्या कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं और आज के जो एग्जाम्स का लेवल है वो क्या रहा। तो आपको बता दें कि आज का जो EVS है बिल्कुल आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही उठाया गया है और आज का जो EVS है बहुत ही आसान रहा आपके 3 और 2 फरवरी के मुकाबले। ठीक है, क्योंकि इसमें आपका जो EVS है बहुत ही घुमावदार क्वेश्चन पूछे गए थे। लेकिन आज आप एनालिसिस देख के ही बता देंगे कि आज का जो EVS है वो कितना आसान है। और जिसने भी अभी तक के सारे विश्लेषण यदि देखे थे EVS के पेपर एनालिसिस, तो वो भी यहाँ पर इन सारे क्वेश्चनों के आंसर दे सकता था। ठीक है, सारे पूछे गए ही क्वेश्चन हैं। तो देख लेते हैं कि आज क्या कुछ क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। तो सबसे पहला तो क्वेश्चन आपका आवास से पूछ लिया गया। ऐसी आपकी एक गाँव की विशेषताएं दी गई थी और आपको बताना था कि ऐसे जो घर हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं। तो आपको कई बार बताया है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन क्या था। ग्रामीण क्षेत्रों के मकानों के ढांचे वहाँ की जलवायु की स्थिति से संबंधित होते हैं। एक गांव के मकानों के लक्षण नीचे दिए गए हैं। तो आपको ये लक्षण पढ़ के बताने थे कि ये कौन से गांव है ऐसा जहाँ पर ऐसे घर होते हैं। तो क्या दिया है, पहला मकान मजबूत बांस के खम्भों पर बने होते। बस आप पहला ऑप्शन ही पढ़ के आंसर दे देते कि बांस के घर आपके कहाँ पाए जाते हैं। अंदर से भी मकान लकड़ी से बने होते हैं। मकान जमीन से लगभग 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर या फिर 10 से 12 फीट देता है। ठीक है, तो इतनी ऊंचाई पर बने होते हैं और छतें ढालू होती हैं। यदि इस गांव में भारी वर्षा होती है तो यह गांव किस राज्य में होना चाहिए। तो आपको ये बताना था। तो जो बांस के घर हैं जमीन से करीबन 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर बने होते हैं, ये घर आपके असम राज्य में पाए जाते हैं। हमने कई बार घरों की विशेषताओं में आपको ये बताया हुआ है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन दिया है राजस्थान। तो राजस्थान में आपको बता दें मिट्टी के घर बने होते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में और कटीली छतें होती हैं। इसकी मतलब झाड़ियाँ छाई रहती हैं और फर्श को गोबर से लीपते हैं ताकि दीमक कीड़े ना लगें। तो ये क्वेश्चन भी आपका कई बार रिपीट हो चुका है। तो जो ये क्वेश्चन दिया था इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया, वह कौन सा कीट है जो अपनी मादा को कई किलोमीटर की दूरी से उसके गंध के माध्यम से पहचान लेता है। तो ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसका आंसर आप आसानी से दे सकते थे। वो है आपका रेशम का कीड़ा। ठीक है, रेशम का जो कीट होता है वो अपनी मादा को उसकी गंध के द्वारा कई किलोमीटर दूरी से पहचान लेता है। और आपका जो रेशम का कीड़ा होता है ये सहतूत के वृक्षों पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिए। तो ये तो आपका प्रीवियस क्वेश्चन था, तो इसका आंसर आप आसानी से दे सकते थे। नेक्स्ट यहाँ दिया है दीमक ततैया। तो ये दोनों ही आपके सामाजिक कीट हैं जो कि समूह में रहते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक आपका डिश से क्वेश्चन पूछ लिया। ये अब इस बार नहीं पूछा गया, पिछली बार ये काफ़ी रिपीट क्वेश्चन हुआ था। क्या था, नारियल से बना हुआ जो उबला टेपियोका होता है किस राज्य में खाया जाता है। तो ये आपका केरल राज्य का है। बिल्कुल आसान था, इसका आंसर आप आसानी से दे पाते। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ दिया है गोवा। तो गोवा का भी पूछ सकते हैं आपसे। तो आपको याद रखना है नारियल के तेल में बनी हुई समुद्री मछली। ठीक है, ये याद रखना, नारियल के तेल में। तो कहाँ पर खाई जाती है, आपके गोवा राज्य में। कश्मीर का पूछा जा चुका है, अभी एक शिफ्ट में पूछा था। कश्मीर में दिया गया था कि सरसों के तेल में बनी हुई मछली कहाँ पर फेमस है। तो वो आपकी कश्मीर राज्य की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है यहाँ असम दिया है। तो असम का जो प्रमुख फसल त्यौहार है बिहू। जब इस पर मतलब ये बिहू उत्सव मनाती हैं तो इस टाइम पर ये बोरा और चेवा, ये चावल की किस्में होती हैं। कौन कौन सी, बोरा और एक चेवा होती है। तो ये इनकी खीर बनाते हैं। चिपचिपी खीर होती है, मीठी खीर होती है। पिछली बार ये भी क्वेश्चन पूछ लिया था कि बोरा किसकी किस्म है। तो चावल की है। ठीक है, कहाँ पर खाई जाती है, तो आपके असम राज्य में खाई जाती है। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट भी आप याद रखें क्योंकि कहीं से भी आपका क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट एक तो पूछ लिया बम्बू, मतलब जो घर है बांस के घर, वो आपके असम में। नेक्स्ट पूछ लिया बम्बू नृत्य किस राज्य में प्रसिद्ध है। तो अब जिसको पता होगा कि आपके बम्बू नृत्य को ही दूसरा नाम इसका क्या होता है, चेराऊ डांस। ठीक है, कौन सा, चेराऊ डांस। ये आपका पहले पूछा जाता था चेराऊ, अब इस बार उन्होंने थोड़ा सा चेंज करके इसका नाम पूछ लिया। बम्बू नृत्य किस राज्य में किया जाता है। तो आपको पता है बम्बू नृत्य को ही चेराऊ नृत्य कहते हैं और यह है आपका मिजोरम राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो यहाँ के लोग बाग होते हैं
वो बांस की लंबी लंबी डंडियों से घेरा बना करके और फिर नृत्य करते हैं इसमें, इस कारण से इसे बम्बू नृत्य कहते हैं। तो बम्बू नृत्य आपका कहाँ का हो गया, मिजोरम का। और एक क्वेश्चन और बन जाता है मिजोरम से, पूछ लेता है कि जो आपकी टीन खेती है वो कहाँ पर की जाती है, कौन सी खेती, टीन खेती। तो ये भी आपके मिजोरम राज्य में ही की जाती है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया तोरांग, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तोरांग का अर्थ क्या है, तो आपको कई बार बताया है, जो जंगल की साहसी बेटी है सूर्यमणि। तो वहाँ के जो आदिवासी लोग हैं झारखंड के, उनकी भाषा क्या है, झारखंड के लोगों की भाषा है आपकी कुडुक भाषा, क्या है, कुडुक। और जो सूर्यमणि थी इन्होंने और इनने बासवी दीदी की मदद से एक केंद्र खोला था जिसे तोरांग कहा जाता था। और तोरांग में क्या होता था, वहाँ की खास पुस्तकें और यंत्र जैसे ढोल आदि को संभाल करके रखा जाता था। तो तोरांग का अर्थ होता है कुडुक भाषा में जंगल। तो इसका राइट ऑप्शन था आपका जंगल। ठीक है, इस बार तोरांग से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तोरांग हो गया, एक तो आपका गोलकोंडा फोर्ट हो गया, और एक आपका चांगपा जनजाति हो गई। ये 3 टॉपिक इतने फेमस रहे इस बार, क्योंकि इससे हर शिफ्ट में आपको क्वेश्चन देखने को मिला है। ठीक है, अब कुडुक भाषा झारखंड की है, झारखंड में कुडुक भाषा में तोरांग का अर्थ होता है जंगल, ये आप याद रखिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया इस बार फिर से अरब सागर से। एक तो ये आपका मैप से तटवर्ती राज्य पूछे गए, कभी अरब सागर से पूछ लेता है, कभी पूछ लेता है आपके बंगाल की खाड़ी से, कभी पूछ लेता है टोटल तटवर्ती राज्य कितने हैं। ठीक है, कभी पूछता है कि जो बंगाल की खाड़ी से लगे हुए केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं। तो मैप आपको देख करके जाना है, इससे करीबन 3 से 4 क्वेश्चन आपके हर शिफ्ट में बन रहे हैं। आज पूछ लिया अरब सागर, तो आपको कई बार बताया है अरब सागर आपका पश्चिमी तट पर जितने घाट राज्य स्थित हैं वो सारे अरब सागर से लगते हैं। और ये आपकी बे ऑफ बंगाल है, तो ये बंगाल की खाड़ी से लगने वाले राज्य हैं यहाँ के। तो पूछा है अरब सागर, तो अरब सागर से आपका गुजरात, गुजरात के बाद महाराष्ट्र, गोवा, गोवा के बाद आपका कर्नाटक और केरल। ठीक है, तो ऐसे ऑप्शन कहाँ पर दिया है, ये दिया गया है यहाँ पर केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र। ऑप्शन फर्स्ट इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपसे पूछता बंगाल की खाड़ी से, तो बंगाल की खाड़ी से आपका यहाँ पर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ये 3 राज्य आपके बे ऑफ बंगाल से लगते हैं। और बंगाल की खाड़ी से लगने वाला केंद्र शासित प्रदेश यदि आपसे पूछता है तो आपको वो भी याद रखना है, कौन सा है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, इसके बाद यदि यहाँ पूछ ले कि आपके अरब सागर से लगने वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं, तो एक तो आपका लक्षद्वीप हो जाता है यहाँ पर, और यहाँ पर एक होता है आपका दमन एवं दीप, दादर एवं नागर हवेली। तो ये भी आप याद रखिए। ठीक, नेक्स्ट है ये थोड़ा सा क्वेश्चन इस टाइप से पूछ लिया, अभी ये रिपीटेड क्वेश्चन है, एक शिफ्ट में पूछा गया था। वहाँ पर दिया गया था आपका होली दीपावली, मतलब ऐसा दिया था कि पूर्णिमा को मनाए जाने वाले त्योहारों का समूह बताइए। अब यहाँ पूछ लिया कि होली, दीपावली और जो गुरु नानक जयंती है ये कब मनाए जाती हैं। तो क्या पूर्णिमा को, अमावस्या को, या कार्तिक माह है, चैत्र माह में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पूर्णिमा को। ठीक है, होली, दीपावली और जो गुरु नानक जयंती है ये तीनों ही पर्व आपके पूर्णिमा को मनाए जाते हैं। पिछली बार ये पूछा था कि पूर्णिमा को मनाए जाने वाले त्योहारों का समूह बताइए। वहाँ एक ऑप्शन में था होली, दीपावली, गुरु नानक जयंती, दूसरा था होली, इस तरीके से। ठीक है, तो मतलब इसका जो है होली, दीपावली और गुरु नानक जयंती आपका पूर्णिमा को मनाए जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया आपका माउंट एवरेस्ट से, मतलब ये भी काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन रहा आपका बछेंद्री पाल से, हर शिफ्ट में लगभग इसका क्वेश्चन बना है। क्या पूछा गया क्वेश्चन कि भारत की पहली एवं विश्व की 5वीं माउंट एवरेस्ट की यात्रा करने वाली महिला कौन है। तो ये हमने जब EVS मैराथन कराई थी वहाँ पर एग्जैक्ट बताया था, फर्स्ट ही यहाँ पर आपका पॉइंट लिया था। तो भारत की पहली और विश्व की 5वीं माउंट एवरेस्ट पर जाने वाली जो महिला है वो कौन है, आपकी बछेंद्री पाल हैं। और आपकी जो कल्पना चावला हैं ये अंतरिक्ष यात्री हैं। ठीक है, अंतरिक्ष यात्री हैं पहली भारत की, और दूसरी है सुनीता विलियम्स, तो ये अंतरिक्ष यात्री। लेकिन माउंट एवरेस्ट की यात्रा किसने की थी, तो वो है आपकी बछेंद्री पाल। नेक्स्ट यहाँ लिया है मीराबाई चानू, तो ये आपकी वर्तमान में जो ओलंपिक पदक विजेता हैं उनका नाम यहाँ लिया है। तो देख लेते हैं बछेंद्री पाल से आपकी हर शिफ्ट में क्वेश्चन बना है। तो बछेंद्री पाल भारत की पहली और विश्व की 5वीं माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई करने वाली महिला हैं, यही क्वेश्चन डायरेक्टली उठाकर पूछ लिया गया। नेक्स्ट है इनका जन्म उत्तरांचल के चामोली जिले में पंपा नामक गांव में 24 मई सन 1954 को हुआ था। यह बचपन में एक पिकनिक पर गई थी जहां वो 4,000 मीटर ऊंची चोटी पर चढ़ गई थी, जब ये कुल कितने वर्ष की थी, 12 वर्ष की। नेक्स्ट ये भी पूछा गया था आपका कि बछेंद्री पाल ने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से अपनी ट्रेनिंग ली थी, और इनके जो गाइड ब्रिगेडियर हैं वो ज्ञान से हैं। तो इससे क्वेश्चन क्या पूछा था कि जो नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग है ये कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर है आपका उत्तरकाशी, ये याद रखिए। ठीक,
ये सन भी पूछा गया था कि इन्होंने कदम जो है माउंट एवरेस्ट पर रखा था वो किस वर्ष में रखा था। तो राइट आंसर था उसका 23 मई सन 1984 को दोपहर के 1:07 पर अपना पहला कदम इन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर रखा था। इनके साथ एक मेंबर और गई थी, लेकिन ये दोनों ही एक साथ कदम नहीं रख पाई थी। इसका कारण क्या था? वहाँ इतनी जगह नहीं थी। तो पहले कदम किसने रखा? हमारी बछेंद्री पाल जी ने। उसके बाद इन्होंने वहाँ सिर झुकाया, झंडा फहराया और तस्वीर ली। तो इसकी हर एक फैक्ट से आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। ये भी पूछा था माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, तो ये ऑप्शन पर डिपेंड रहेगा। या तो ऑप्शन 8,850 होगा, 8,848 होगा या 8,900 होगा। तीनों एक साथ कभी नहीं होगी। तो ये माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। और माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो पूछ लेता है कभी कभी कि माउंट एवरेस्ट के बारे में सत्य कथन या असत्य कथन बताइए, तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट पूछ लिया झूम खेती से आपका। तो झूम खेती के बारे में ये विवरण दिया था और आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए थे, तो आपको पहचानना था कि ये जो सारी विशेषताएं किस कृषि में होती हैं। तो क्या है? नीचे दिए गए खेती करने के विवरण को पढ़िए और इस ढंग की पहचान कीजिए। रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, ठीक है। पहले की शिफ्टों में भी पूछा जा चुका है। दिया है एक फसल को काटने के पश्चात खेत को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, उसमें कुछ भी उगाया नहीं जाता। ऐसी भूमि में जो बांस और अन्य खरपतवार जो चीज़ें उग आती हैं उन्हें उखाड़ा नहीं जाता, बल्कि काट करके जला दिया जाता है। और इससे जो जलाने से राख बनती है, यह राख भूमि को उपजाऊ और उर्वर बनाती है। जब यह भूमि खेती करने के लिए तैयार हो जाती है तो उसे हम हल्का सा खोदते हैं। भूमि को जोतते नहीं, मतलब गहरा नहीं खोदते, बल्कि हल्का सा खोदा जाता है और उस पर बीज छिड़क दिए जाते हैं। तो ऐसी कृषि को काटो और जलाओ कृषि भी कहा जाता है। तो यह जो सारी विशेषताएं दी हैं ये किस कृषि की विशेषताएं हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका झूम खेती। अब जो झूम खेती है इसको अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। अब जो झूम खेती है पूछ लेता है कि भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ पर की जाती है। तो यदि ऐसा ऑप्शन दिया है कि उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, तो आपको राइट आंसर लगाना है उत्तर पूर्वी राज्यों में, ठीक है, झूम कृषि की जाती है। अब यदि राज्य दिया है कि सबसे ज़्यादा किस राज्य में की जाती है, तो आपको उत्तर पूर्व का राज्य अरुणाचल प्रदेश याद रखना है। कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। और इसके बाद आपको याद रखना है मिजोरम। अब आपके ऑप्शन में क्या दिया है, ये ऑप्शन पर डिपेंड रहेगा, ठीक है। अब जो झूम खेती है इसके अन्य नाम भी पूछ लेते हैं। तो इसके अन्य नाम याद रखिए। इसी को स्थानांतरित कृषि, स्थानांतरित कृषि कहा जाता है। इसी को कहते हैं बुश फैलो कृषि। कौन सी? बुश फैलो कृषि, बुश फैलो कृषि। इसी को कहते हैं कर्तन और दहन कृषि, मतलब काटो और जलाओ कृषि, ठीक है। तो इसके कई नाम हैं झूम कृषि के। अब इसे कई राज्यों में अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। इसके बाद ये आपके ईवीएस के क्वेश्चन रहे और आपने देखा कि आज जो ईवीएस है बिल्कुल आपके रिपीटेड क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, और आपके कुछ पिछली शिफ्टों से ही उठाकर पूछ लिए गए हैं, ठीक है। इसके बाद आपका जो पेडागोजी है वो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही लिए गए हैं। इसमें बस आपकी समझ को वो देखते हैं कि आप क्या समझ के और इसका क्या आंसर दे रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आपका जो सीडीपी है, सीडीपी में आपके जीन प्याजे से करीबन 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद आपके लेब वाइगोस्की से 2 क्वेश्चन पूछे गए, कोहल वर्ग से 1 क्वेश्चन पूछा गया, आपकी जेंडर रूढ़िबद्ध जो धारणाएं हैं उससे भी आपका 1 क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद आपको बता दें NCF 2005 से ओवरऑल सब्जेक्ट में मिला करके 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। NEP 2020 से आपके 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए। इसके बाद आपकी समावेशी शिक्षा से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। इसके बाद आपके मैथ में, तो मैथ में आपकी जो नंबर सिस्टम है उससे 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। इसके बाद फ्रैक्शन से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद LCM SCF से 1 क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद आपका वो आता है कि 1/2 में कितने 1/3 में कितने 1/12 हैं, इस तरीके से 1 क्वेश्चन ही पूछा गया है। इसके बाद आपके हिंदी में गद्यांश और पद्यांश में जो आपकी ग्रामर पूछी जाती है उसमें प्रत्यय संधि इस तरीके से, तो टोटल जो ग्रामर है वो 6 से 7 अंक की पूछी गई है। और इसके बाद आपकी जो नॉम चौमास्की का सिद्धांत है वो भी आपके इसमें पूछा गया है, ठीक है। बहुभाषिकता, बहुसांस्कृतिकता जो होती है और भाषा वैज्ञानिकों के क्या मत रहे भाषा के बारे में, ये सारे क्वेश्चन आपके हिंदी पेडागोजी में पूछे गए हैं। इसी तरीके से संस्कृत में आपका गद्यांश पद्यांश और उसमें भी 3 से 4 अंक की ग्रामर, और बाकी जो आपके क्वेश्चन के आंसर होते हैं वो उसी गद्यांश में से हमें देने होते हैं, ठीक है। तो ये आज का एग्जाम्स का लेवल आप देख सकते हैं क्या रहा। और यदि आपको आज का कोई क्वेश्चन याद है तो आप कमेंट्स में विथ ऑप्शन के जरूर पूछें, और आपको क्लास कैसी लगी ये प्रतिक्रिया भी व्यक्त जरूर करें। थैंक यू।